नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनासी गुरु। यहाँ पर जो पररूप संधि उसकी बात कर रहे हैं। आज संधि में पररूप संधि भी आती है तो उसकी चर्चा आचार्य कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो वृद्धि आदि संधि उनके बारे में नियम पढ़े थे। कल जो हमने पररूप संधि पढ़ी थी उसमें एक सूत्र कहा उन्होंने, एक सूत्र के मदद से पूरी संधि कह दी। पररूप संधि एंगी पररूपम, उन्होंने कहा जब भी अवर्णांत उपसर्ग होता है, जैसे उदाहरण दिया था प्रे जाति, तो प्रा में ए था, एक ऐसा था उपसर्ग वाला था, उपसर्गांत था। यहाँ पर जो आ रहा था प्रा का, इस प्रकार से ये प्रा बनता है। तो ये जो प्रा है ये उपसर्ग है और इसका अंतिम वर्ण आ है। और उन्होंने कहा था एंगी, एंग प्रत्याहार बाद में हो, ए हो अथवा ओ हो, इसके स्थान पर हम क्या कह देते हैं, पररूप कह देते हैं। तो वहां पर हमने प्रेजते रूप बनाया था। क्या बनाया था? प्रेजतीय रूप हमने कल सिद्ध किया था। ये तो क्या हो गया, वर्ण के स्थान पर पररूप हो जाता है। पररूप मतलब जो बाद वाला अक्षर है वही मात्र बचता है, पूर्व वर्ण जो रहता है उसका वहां पर लोप हो जाता है। कल जो हमने आपको एग्जाम्पल से कल समझाया था। तो ये क्या पररूप होता है, वर्ण के स्थान पर पररूप हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ स्थान ऐसे रहते हैं जहां पर टी के स्थान पर पररूप होता है। टी जो रहता है उसके स्थान पर पररूप होता है। अब प्रश्न आया टी क्या है, तो टी के लिए यहाँ पर उन्होंने परिभाषा सूत्र दिया है। उसके बाद टी के एग्जाम्पल भी दिए हैं कि टी के हिसाब से कैसे पररूप करते हैं। टी किसे कहते हैं, तो सूत्र उन्होंने दिया अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी। बहुत ही फेमस सूत्र है, टी संज्ञा करने वाला, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है और इसको नोट भी करना है। संधि विच्छेद करते हैं अचहा अंत्य आदि टी। इन्होंने कहा टी कैसे कहेंगे, टी कहलाता है, क्या कहलाता है, अचह अंता अंत्य, अंतिम अच जो रहता है वह टी कहलाता है। और कार्य क्या, आदि अर्थात आदि है जिसका। बहुत सारे अचों में जो अंतिम अच है और वह जिसका आदि है उसको हम टी कहेंगे। ये उन्होंने परिभाषा दी। भाई वृत्ति में लिखा है अचाओ मध्य, अचों के मध्य में बहुत सारे जहां पर अच आ रहे हैं उस अच के मध्य अर्थात मध्य में यह अंत्य जो अंतिम है, जो अंतिम अच है, जो अंतिम अच आ रहा है वह सा आदिर यस्य, वह अच जिसका आदि है, यस्य अर्थात जिसका। तो जो अंतिम अच आ रहा है वह अच जिसका आदि है, तत् टी संज्ञम स्यात्, उसकी टी संज्ञा होती है। अचों के मध्य में अंतिम जो अच है वह अच जिस वर्ण का आदि उसको हम टी कहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया सक अंधु, यहाँ पे हम इस सक शब्द का जब अंतिम वो निकालेंगे, टी निकालेंगे, तो क्या होगा, आधा सा प्लस आ का और आ, इस प्रकार से सक शब्द बना। तो अचों के मध्य में अंतिम जो अच है, क्या है अच, आ, ये अंतिम अच है। अंतिम अच उन्होंने कह दिया अच के मध्य में जो या अंता, जो अंतिम अच है वही टी संज्ञा की। उन्होंने कह दिया यही अंतिम जो अच है वह टी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दिए यहाँ पर कर्क अंधु, तो कर्क का जब संधि का विच्छेद करेंगे तो का आधा निकलेगा और आ निकलेगा। फिर इसका को यहाँ पर रेप बना लेते हैं और इन्होंने लिखा आ। तो ये जो अंतिम अच है इनमें अच कौन कौन सी है, एक अच ये है, एक अच ए है। अच का मतलब है स्वर वर्ण। इस वाले स्थान पर कितने स्वर हैं, दो स्वर हैं अथवा दो अच हैं। तो इन अचों में जो अंतिम अच है, अंतिम अच क्या रहेगा, आ। तो ये क्या है, टी संज्ञक है। लेकिन उन्होंने कहा वह जिसका आदि है। अब आगे और ले लेते हैं, ये देखिए मनस में कैसे निकालेंगे, माँ आ ना, इसे निकला और अस। अब ये देखने वाला बात है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अस में यहाँ पर जो अस रहेगा वह टी संज्ञक हो जाएगा, क्योंकि ये जो अस है सा भी इसमें मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सा का आदि है। भाई तो उन्होंने कहा है अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वह जिसका आदि है। अच किसका, जो अंतिम अच है वह किसका आदि है, सा का आदि है अर्थात सा का प्रारंभिक है। इसलिए हम क्या अस को यहाँ पे टी संज्ञक कह देंगे। अर्थात बाद में तो हमें ये देखना है मात्र अच आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच आ रहा है। लेकिन ऐसे शब्द भी कभी कभी होते हैं, जैसे यहाँ पे मनस इन्होंने लिखा, उसमें क्या होता है, अंतिम जो वर्ण रहता है, कौन सा व्यंजन वर्ण, वो हलंत रहता है। हलंत रहने के कारण उसके पहले ही क्या रहेगा,
हमारा अच वर्ण रहेगा, उसके बाद में रहेगा नहीं। क्योंकि हलंत क्यों हुआ वो? क्योंकि उसके साथ कोई अच नहीं है। इस कारण से उसके पास कोई अच नहीं रहेगा, तो बस अच कहाँ मिलेगा हमें? और आगे मिलेगा। तो जितने आगे हमें मिलता है उस ग्रुप को हम ग्रहण कर लेंगे। जहां तक हमें अच मिल गया और पीछे तक हम ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से मात्र वह टी संज्ञक हो जाएगी, तो उसको हम टी कहेंगे। किसको? यहाँ पे तो हमने क्या कहा? इस आ को टी कहा। अचों के मध्य जो अंतिम अच है उसको हमने टी कह दिया। ऐसे यहाँ पर अच के मध्य जो अंतिम अच है उसको टी कह दिया। लेकिन यहाँ पर जो अंतिम अच जिसका आदि है, अब यहाँ पर तो अस है, अंत में तो हमें सा मिल रहा है, तो व्यंजन है। ये क्या है? ये या तो अच है नहीं, इसको अच है नहीं, इसलिए हम इसको क्या टी संज्ञक नहीं कहेंगे। लेकिन ये कहाँ? आगे है। इस आ को हम टी संज्ञक मात्र नहीं कहेंगे, बल्कि आ के साथ जो सा है, हलंत सा है, इसको भी हम टी संज्ञक कहेंगे। मान के चलो ये आ और आगे यहाँ पर होता, यहाँ पर नहीं होता, तो ये भी वर्ण टी हो जाता, ये भी वर्ण टी हो जाता, और जहां पर अच मिलता वह भी टी हो जाता। तो अचों के मध्य में अचाम मध्य यह अंत्य, अचों के मध्य में जो अंतिम अच है उसके बाद कहा सा आदिर यस्य, वह जिसका आदि, जिसके आगे खड़ा हुआ है, उसके पीछे के जितने भी लोग रहेंगे वह टी हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल से मानते हैं, एक स्कूल में क्लास पूरी लगी हुई है, तो उन्होंने स्कूल की जो क्लास का एक मॉनिटर है उस मॉनिटर को टी कहा है। अब वो कह रहे हैं जो वह मॉनिटर पीछे खड़ा रहेगा तो वह टी माना जाएगा, अथवा जिसके आगे खड़ा रहेगा, जिस वर्ण के आगे खड़ा रहेगा उसके पीछे जितने भी रहेंगे वह टी हो जाएंगे। उनको हम टी संज्ञा कहते हैं। टी चाय वाली नहीं, ये टी यहाँ पर पाणिनि जी ने संज्ञाएं की है, तो संज्ञाओं के मध्य में टी संज्ञा भी आती है। तो वह टी संज्ञा है, चाय वाली ग्रहण नहीं कर लेना। टी में क्या हो जाएगा? जहां पर मॉनिटर खड़ा है उसके पीछे जितने भी लोग आएंगे उसको हम टी कहेंगे। क्यों कहेंगे? उस मॉनिटर को तो कहेंगे, बाकी उसके साथ जो पीछे आ रहे हैं उसको भी हम टी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे कहा है वो जिसका आदि है, उस जिसके आगे खड़ा रहेगा ना, उन सभी को हम टी कह लेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि वह आदि उसका बन जाएगा, उसका प्रारंभिक बन जाएगा। इस कारण से इन्होंने टी कहा है। जैसे यहाँ पर आ तो सब जगह पे टी बन रहा था, लेकिन मनस में अस टी बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से सूत्र का अर्थ है अचों के मध्य में जो अंतिम अच रहेगा वह हम क्या कहेंगे? उसको टी संज्ञक कहते हैं। और वहां पर उसके बाद उन्होंने वाचक लिखा सरकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। यहाँ पर इन्होंने आदि बात कह दी, तो यहाँ पर जो कात्यायन जी उन्होंने एक वाचक लिख दिया सकंध्वादिषु, सरकंधु नहीं, सकंध्वादिषु, सकंध्वादि जो गण है उनमें भी पर रूपम वाच्यम, उनको भी गण कर लेना, उनको भी गण कर लेना। मतलब तत च टे, उसके में भी जो टी रहेगी, जो टी है उसका भी क्या होगा? पर रूप ग्रहण हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर पर रूप संज्ञा चल रही थी, पर रूप संधि चल रही थी। पर रूप संधि में हम क्या कर रहे थे? पर रूप के समान कर रहे थे, जैसा बाद वाला वर्ण वैसे हम दोनों वर्ण को कर रहे थे, एक आदेश हो रहा था वहां पर। तो उन्होंने कह दिया है, जो वहां तो वर्ण में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे टी कह के उन्होंने कह दिया जो टी रहेगा, वहां तो वर्ण में होता है पर रूप, लेकिन यहाँ पे टी में होगा। टी क्या होता है उन्होंने बता दिया, अचों के मध्य जो अंतिम अच रहेगा उसको हम टी कहेंगे। यहाँ पर सकंदु आदि में, करकंदु में यहाँ पर आ टी आ रहा है, लेकिन मनस ईसा में अस टी है, ये ध्यान रखना है। अब उन्होंने कह दिया सरकंदादु गण के जो शब्द रहेंगे, सरकंधादु जो सकंधादु जो सूत्र कहा उसके जो गण के शब्द रहेंगे उनमें भी क्या करना? आपको पर रूप करना। लेकिन किसकी करना है पर रूप? टचटे सकंधादु में जो क्या कहते हैं टे जो हो रही है, पर रूप हो रहा है, वह क्या होगा? टे के स्थान पर होगा। टे अर्थात टे के स्थान पर होगा। टे के स्थान पर मतलब टी के स्थान पे क्या होगा? पर रूप होगा। ये उनका कहना है। पर रूप तो हो रहा था, लेकिन इसे इन्होंने कह दिया सकंद्वादिषु सूत्र से इन्होंने कह दिया, वाचक से कह दिया सकंदादु गण की जितने भी रूप बनेंगे वह रूप में पर रूप तो होगा, लेकिन किसके स्थान पर होगा? टी के स्थान पर होगा। ऐसा इन्हें ज्ञान कर लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो गया तट च टे। तथा अर्थात वह जो है पर रूप है, किसके स्थान पर होगा? टे अर्थात टे के स्थान पर होगा। कैसे लिया? पर रूपम वाच्यम, पर रूप संधि यहाँ पर भी ज्ञान करनी चाहिए। अब आइए हम रूप यहाँ पर समझाते हैं आपको, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सक का हमने आपको इसका बना के तो बता दिया कैसे इसका भेद होगा, पद का विच्छेद होगा। और आगे हमने लिखा है अंधु। क्या कहा है? अंधु। अब यहाँ पर रूप संधि जो हम पढ़ रहे थे, पर रूप में क्या कह रहे थे? वहां तो वर्ण के स्थान पर हो रहा था, अंतिम जो उपसर्ग का जो अंतिम आ रहेगा, अथवा जो कहें
अवर्णांत उपसर्ग जो रहता है उसको क्या कर रहे थे, पररूप कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर टी के स्थान पर पररूप करेंगे। टी क्या है, यहाँ पर शक में अंतिम अच क्या है, आ है, तो इसको हम टी कहेंगे। इस सूत्र से उन्होंने कहा, यहाँ पर नियम लगा दिया, इस सूत्र से क्या हो गया, अचोन्ति आदि टी से यहाँ पर आ जो रहेगा वह टी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस टी के स्थान पर हम पररूप करेंगे। बाद में क्या कहा उन्होंने, आवर्ण आ रहा है, बाद में आ रहा है और यहाँ पर टी आ रहा है, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, पररूप होगा। पररूप यहाँ पर संधि हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, आ के बाद आ रहा तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, अका सवर्ण दीर्घे, अका सवर्ण दीर्घे। आवर्ण के बाद में अक जो अच रहता है, अक के बाद में अच आता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाया करती। लेकिन उसको प्रवाद्य, उसको रोकने वाला, दीर्घ संधि हमें प्राप्त तो हो रही थी, लेकिन इसको रोकने वाले है वार्तिक आया। उसने कहा सकंदुहादिषु पररूपम वाच्यम, यदि सकंद आदि की जो इस गण में पढ़ी जाने वाली धातुएं रहेंगी उनके द्वारा जो रूप बनेंगे वह रूप क्या होंगे, वहां पर पररूप संधि होगी, वहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर पररूप संधि कर रहे हैं। तो हमने देखा हमें टी के स्थान पर पररूप करना है, तो टी यहाँ पे मिला आ, और बाद में हमने देखा आ ये भी क्या है, पररूप हो रहा है, तो इन दोनों के स्थान पर पररूप होगा। पररूप का मतलब क्या है, ये आगे वाला तो गायब हो जाएगा और मात्र पीछे वाला बचेगा। पीछे वाला बचेगा मतलब आ बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, आ। इस प्रकार से यहाँ पे इन दोनों को गायब कर दिया हमने, किसको, आ और आ को, दोनों को गायब कर दिया। इन दोनों के स्थान पर हमने आ लिख लिया। तो देखिए इसको हम बना लेते हैं, सा में आ मिल जाएगा, सा पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर का हलंत ऐसे रहेगा ही रहेगा। और आगे उन्होंने क्या, इस आ का गायब कर दिया, इन दोनों आ को गायब करके एक आ ले आए, तो हमने यहाँ पर आ लिख लिया। और आगे उन्होंने लिखा आधा ना और धू, इस प्रकार से उन्होंने रूप लिखा है। तो हम इसको मिलाएंगे, सा जो रहेगा, आ रहेगा जो, वह का मिल जाएगा, सा और का और आधा ना और धू, इस प्रकार के सकंदु जैसा बन जाएगा। सकंदु रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। पररूप संधि हुई है, लेकिन किसके स्थान पर हुई है, टी के स्थान पर पररूप यहाँ पर हुई थी। वहां जो पर रहेंगी पररूपम, वहां पर तो अंतिम अवर्णांत प्रत्यय जो था हमारा उपसर्ग उसके स्थान पर हो रही थी। लेकिन यहाँ पर टी के स्थान पर, टी क्या था, आ, इसके स्थान पर मात्र आ बचता है, पररूप बचता है। इस कारण से पररूप हमने लिखा और उसके बाद हमने सकंदु यह रूप बना लिया। सकंदु यह यहाँ पर रूप हमारा बन जाया करता है। इसको कोई डाउट होता है, कोई बात यहाँ पर रहती है, तो आप हमारे साथ यहाँ पर पूछ सकते हैं। सकंदु का मतलब क्या होता है, शक लोगों का जो कुआं रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सकंदु। शक जाति के तो शक लोगों का जो कुआं रहता है। दूसरा रूप है करकंदु, करकंदु बनाते, कर्क अंधु लिखा है, कर्क का हमने विच्छेद यहाँ पर कर ही लिया है, आगे उन्होंने लिखा अंधु। अब देखिए इसमें टी के स्थान पर रूप होना है, लेकिन टी देखिए क्या है, तो हम आपको बता चुके, अंतिम जो अच रहेगा वह टी है, यहाँ पर आ क्या है, वह टी हो जाएगा। इस आ के स्थान पर जो पर वर्ण में आ है उसके स्थान पर क्या होगा, पररूप होगा। लेकिन याद रखना यहाँ पर भी दीर्घ की प्राप्ति होगी, दीर्घ को निश्चित करने के बाद यहाँ पर पररूप संधि होगी। पररूप होगी मतलब इन दोनों के स्थान पर, इसके और इसके स्थान पर क्या होगा, मात्र एक आदेश होगा, वह होगा आ। इस प्रकार से तो देखिए हम इन दोनों के स्थान हमने आ कह दिया, जब हमको मिलाते हैं तो क्या होगा, का बड़ा इसमें हो जाएगा, इस प्रकार कर्क हो जाएगा। इन दोनों के स्थान हमने आ कह दिया, तो लीजिए साहब आ हमने यहाँ पर लिख लिया। आधा ना और धू बचा है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, आधा ना और धू। इस प्रकार से इसको विसर्ग के साथ लिखते हैं। तो हम जब इसको मिला देंगे, ये का कर्क क्या है, हलंत था, कर्क और में आ मिला दिए तो कर्क पूरा बन जाएगा, और धू में जोड़ देंगे तो करकंधु। इस प्रकार से यहाँ पर बन जाता है, करकंधु यह रूप हमारा बन जाता है। इसका भी हम अर्थ देखेंगे तो यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है, कर्क राजा को जो कूप रहेगा, कर्क राजा को जो कुआं है उसको हम क्या कहते हैं, करकंधु। यहाँ पर शक लोगों का जो अंधु था, जो कुआं था, उसको सकंधु कहते हैं। करकंधु में कर्क राजाओं का जो कुआं है उसको हम करकंधु कहते हैं। कहाँ पर किया हमने, अंतिम टी के स्थान पर रूप कहना है, तो अचों के मध्य जो अंतिम आचर आएगा उसको हमने टी माना, इसमें आ को टी माना है। इस आ को टी मानने के कारण इन दोनों पर रूप जब संधि होगी तो मात्र एक आ बचेगा, पीछे वाला बचेगा, आगे वाला गायब हो जाएगा। ये जब गायब हो गया, मात्र ए बचा, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा और इसी के साथ इसको मिला दिया। इसका आ का लोप हो जाएगा और अंधु में जो आता वह आगे आ जाएगा, करकंधु यह रूप बन जाएगा। याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस वाली सूत्र में कौन सी संधि है, पररूप संधि, लेकिन किस सूत्र से है, तो भाई आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
अब ये ध्यान देने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये उदाहरण है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर पूछ लेते तो इस मनस ईसा में, अथवा वो बना देते पूरा मनीषा जो शब्द है इसमें क्या टी है, किस प्रकार से टी बन के हुआ है, तो बात ध्यान देने वाली बात रहेगी। ठीक है, ये देखिए ईसा, हमने इसका पद का विच्छेद कर ही लिया है, माँ आ ना और अस यहाँ पर निकलेगा। इस अस को हमने आपको टी माना है, क्यों माना है, क्योंकि अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वह जिसका आदि है, तो ये आदि किसका है, सा का आदि है, इसलिए हम अस को क्या मानेंगे, पूरे को टी मान लिया करते हैं। तो इन दोनों के स्थान पर, अस के स्थान पर, ई के स्थान पर क्या होगा, पररूप होगा। अब यहाँ पर आप देखिए दीर्घ की प्राप्ति नहीं हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर दीर्घ का निषेध नहीं होगा क्योंकि दीर्घ की प्राप्ति नहीं हो रही है। अस और ई के स्थान पर पररूप होगा। पररूप होने का मतलब क्या है, इन दोनों के स्थान पर, अस के स्थान पर और ई के स्थान पर मात्र क्या बचेगा, ई बचेगा। क्या बचेगा, ई बचेगा। ई बचा तो हम इसको मिला देंगे, माँ में आ मिला तो माँ पूरा बन जाएगा, ना हमारा हलंत ज्यों का तो रहेगा। ठीक है, हलंत हो गया। अब ये हमने गायब कर दिया है और ई हमारा मात्र बच रहा है, ये लिख लिया हमने और सा लिख लिया। इस प्रकार से हमारा यह रूप बनेगा। जब हम इसको जोड़ने के लिए आएंगे तब इसको ग्रहण करेंगे, विसर्ग को हटा देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माँ में ई मिल जाएगा तो बड़ी ई हो जाएगी और सा जो होगा तो लिख लेंगे इस प्रकार से। तो मनीषा, ये हमारा रूप यहाँ पर बन जाता है। इस सा को लेना है यहाँ पे, ठीक है, इस सा को लेना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मनीषा रूप बनने लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें ना जो था वह हलंत था, ई को हमने उसमें जोड़ दिए तो मनीषा, इस प्रकार से रूप बन जाता है। लेकिन मूल से क्या था, मनस ईसा, फिर बना मनीषा। ये ध्यान रखना है, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मनी धन ईसा से समझ लेते हैं दीर्घ संधि हो रही है अथवा दूसरी संधि मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यह कुछ कार्य नहीं होगा, मात्र क्या पररूप संधि होगी। और किस सूत्र से होगी, इस सूत्र को ध्यान रखना है। टी के स्थान पर होती है, भी ध्यान रखना है। टी का सूत्र है वह भी ध्यान रखना, उसके साथ साथ इस सकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम जो सूत्र है इसको भी ध्यान में रखना है। सकंध्वादु जो धातु रहेंगी, इसके गण में पढ़े जाने वाली धातु रहेंगी, वहां पर हम क्या करेंगे, पररूप संधि करेंगे। लेकिन कहाँ पर करेंगे, टी के स्थान पर करेंगे। टच टे पररूप होगा, वह टे टी के स्थान पर होगा। इस प्रकार से टी की हमने परिभाषा पढ़ी। पहले कहा अचों के मध्य में जो अंतिम अच रहेगा वह जिसका आदि है उसको हम टी कहेंगे। जैसे हमने इन अचों में क्या माना था, अंतिम अच जो था उसको हमने टी माना, वैसे यहाँ पर टी माना था आ को, और वैसे ही हमने अस को टी माना क्योंकि ये आदि किसका है, सा का आदि है। तो ये ध्यान रखना, यदि बाद में कोई हलंत वर्ण आ रहा है और हलंत कैसे रहेगा, वो व्यंजन का तो रहेगा, स्वर का हलंत तो होगा नहीं। तो हलंत वर्ण क्या रहेगा, व्यंजन का आ रहा है। इस कारण से हमने देखा है कि यहाँ पर अस जो है वह क्या रहेगी, टी रहेगी, और मनस ईसा से मनीषा रूप बनता है। तो हमने सकंदु लिखा, यहाँ पर आ देखा हमने क्या है, हमारा पर रूप में देखा अंतिम अच आ रहा है, इसलिए टी संज्ञक हो जाएगा। इन दोनों को टी करेंगे तो ये पर रूप हमारी संधि हो जाएगी। पर रूप में क्या होता है, पहले वाले को हटा के बाद वाले का आदेश कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने आ लिख लिया, इस या को, इसको हटा दिया, इसको को जुड़ा तो सरकंधु, सकंधु इस प्रकार से रूप बन जाएगा। सक लोगों का कुआं। करकंधु में देखा तो आ जो था इसके स्थान पर टी हो गई, मतलब इसको ही टी हो गया, आ को ही टी होगा क्योंकि अंतिम अच था ये। आ को टी हो गया तो टी के स्थान पर रूप होता है, तो इन दोनों के स्थान पर रूप होगा, तो क्या मात्र आ बचेगा। तो हमने यहाँ पर देखा सकंधु यहाँ पर बना, वैसे हमारा करकंधु यहाँ पर रूप बन जाएगा। मनस ईसा में ध्यान रखना, अस जो रहेगा भाई टी हो जाएगा, टी संज्ञक होने के कारण अस का लोप होकर मात्र ई बचेगा, क्योंकि जो पर रूप संधि है वहां पर मात्र एक पर रूप बचता है हमारा। पर रूप हमारा बचा, इसलिए हमने ई लिख लिया, और मन में जो अस था उसको हमने गायब कर दिया, ई लिखा और सा लिखा, इसको जोड़ा तो मनीषा रूप हमारा बन जाएगा। इस प्रकार से तीन रूप हमारे बन गए। टी संज्ञा क्या होती है उसके बारे में हमने समझा, और इस वार्तिक के बारे में जो तीन रूप थे वह भी हमने समझ लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है मनीषा में किस प्रकार से संधि विच्छेद होगा, किस सूत्र से होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अभी क्लास के इतना ही, आगे क्लास में हम और मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।